तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 15 है और इस क्लास में आज हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, जिसके अंतर्गत हम लोग पठार वाले टॉपिक को पढ़ते हैं यानी कि प्लेट्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसका सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद इसका MCQ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बताया गया सब्जेक्टिव के फॉर्म में कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। तो ये जो भारत में प्रायद्वीपीय भारत में जो आपको चट्टान मिलता है, जो पठार मिलता है, इन सभी चट्टानों का निर्माण कब हुआ है? तो आज से 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। और ये बताया जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम तथा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अगर कोई है तो वह है आपका प्रायद्वीपीय भारत, है ना, जिसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपका लगभग 16 लाख किलोमीटर है। और ये अवशेष है आपका गोंडवाना लैंड का, ठीक ना। और इसका आकृति है आपका त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल शेप में ये है ना। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। हम सभी को पता है कि पूरे पृथ्वी को देखें तो ऐसा पृथ्वी था, इसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया, है ना। ये है आपका पेंजिया, जिसमें सारे महाद्वीप एक थे और सारे महासागर एक हुआ करते थे, उसको बोलते हैं पैंथालासा। पेंजिया का भी 2 भाग होता है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। और बीच में आपका थोड़ा सा था तेथिस सागर, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में ही आपका जो है वो प्रायद्वीपीय भारत इसी का ही हिस्सा हुआ करता था। अब इसके आगे देखिए, कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। तो जब आपका हम लोग जानते हैं कार्बोनीफेरस काल के पहले ही जो था वो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। बाद में जब ये कार्बोनीफेरस काल हुआ तो कार्बोनीफेरस काल के युग में ही जो है वो बहुत सारी नदियाँ जैसे कि दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी, इन सभी नदियों के बेसिन में जो है वो आपका कोयले का निर्माण हुआ, गोंडवाना कोयले का निर्माण। हम लोग जानते हैं कि गोंडवाना कोयले जो है वो आपका नदी बेसिनों में ही, नदी घाटियों में ही मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब आपका कार्बोनीफेरस काल हो रहा था, चल रहा था, तो उस समय जो है वो कई सारी नदी घाटियों में जो है वो कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण कार्बोनीफेरस काल में हुआ। वहीं अगर हम लोग देखेंगे तो एक और युग आता है आपका क्रिटेशियस काल, और क्रिटेशियस काल में बहुत ज़्यादा आपका लावा उद्गार होता है। हम लोग जब झारखंड ज्योग्राफी का क्लास कर रहे थे तो उसमें भी देखे थे कि आपका जो है क्रिटेशियस काल में ही, क्रिटेशियस पीरियड में ही जो है वो राजमहल लावा फ्लो होता है, ये हम लोग पढ़े थे, है ना। इसके बाद देखिए, तो बताया जा रहा है कि जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो जो आपका डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है यानी कि डक्कन का पठार का, उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो वो आपका जो है वो क्रिटेशियस युग में हुआ है और वो भी ज्वालामुखी उद्गार के कारण। और जहाँ जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होगा वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? काली मिट्टी देखने को मिलेगा। आगे देखिए, इसी काल में डक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है। तो डक्कन पठार, तो देखिए मान लीजिए ये पूरा आपका भारत है, ये रफ मैप है, और इस रफ मैप में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ये आपका ऐसा जो है ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ ये आपका क्या? तो प्रायद्वीपीय भारत में नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं डक्कन का पठार, है ना। तो ये बताया जा रहा है डक्कन का पठार में जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, और वो कब हुआ था? तो आपका क्रिटेशियस काल में हुआ था। आगे देखिए, डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरणों में प्रारंभ हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ तथा और जो है गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती है। तो यहाँ पे चौड़ी चौड़ी भी घाटी मिलती है, छिछली यानी कि आपका सैलो वैली भी मिलता है, गोलाकार पहाड़ी भी मिलता है। तो अलग अलग तरह का मिलता है, जिसको हम लोग मोनार्ड नोक भी कहते हैं, है ना। तो अलग अलग गुंबदाकार मिलता है, तो कहीं पे शंकुनुमा होता है जिसको हम लोग टोंगरी डोंगरी। तो अलग अलग प्रकार का पठार मिलता है, अलग अलग प्रकार का घाटी भी मिलता है, अलग अलग प्रकार का पहाड़ी मिलता है। तो सब ये देखने को मिलता है। आगे देखिए, इस पठार के 2 मुख्य भाग है, एक है आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है डक्कन का पठार, है ना। तो अगर जब भी हम लोग ये देखते हैं, मान लीजिए आपका प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार आपका भारत का हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार ऐसा मान लीजिए ये भी त्रिभुजाकार ही है। और इसमें देखिएगा आप तो ऊपर वाले को भाग को क्या कहा जा रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ तक नीचे वाले भाग को जो है वो डक्कन का पठार कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो इसको नीचे के भाग को जो है उसको डक्कन का पठार पूरा कहा जा रहा है। ये पूरा डक्कन का पठार है, ठीक है ना। ये पूरा आपका भारत है। और इस भारत में ही आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है।
प्रायद्वीपीय भारत में भी ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्कन का पठार कहते हैं। क्या, तो आपका दक्कन का पठार कह रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, इस वाले ऊपर वाले जो भाग है, इस ऊपर वाले भाग में ना बहुत सारे छोटे छोटे पठार है। इसको समझिए कि ऊपर वाले भाग को, रुकिए ज़रा सा, ये जो है इसको हम लोग ना मध्य उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। इसको पूरा बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। और इधर आपका जो है पूर्वोत्तर भारत में है, इसको बोलते हैं कार्बी एनलॉन्ग का पठार। इसको 3 भागों में बांटा गया है, कार्बी एनलॉन्ग का पठार, मध्य उच्च भूमि और आपका ही दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में कई सारे पठार मिलते हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मालवा का पठार मिलेगा, यहाँ पे आपका जो है वो बघेलखंड का पठार मिलेगा, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, यहाँ पे छोटानागपुर का पठार मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो आपका दंडकारनीय का पठार मिलेगा। यहाँ पे आपका मेघालय का पठार मिलेगा, और यहाँ पे आपका जो है कार्बी एनलॉन्ग का पठार मिलेगा इस वाले रीजन में। तो ऐसे करके ये डिवीज़न किया हुआ है, तो अब आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग सब्जेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं ये सब, है ना, तो इसलिए वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा। तो इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, पहला है मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा का पठार, अभी बताया था मालवा का पठार है, और मालवा का पठार जो है वो आपका नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा का पठार जो है वो मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। तो पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है लेकिन पूर्व में आपका जो है संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को ही स्थानीय रूप में हम लोग बुंदेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार तथा बघेलखंड के पठार से जानते हैं, दोनों अलग अलग है ना, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखिए, दामोदर नदी द्वारा अपवाहित जो छोटानागपुर का पठार वो मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। आगे देखिए, छोटानागपुर का जो पठार है वो आपका यानी कि छोटानागपुर जो प्लेट्यू है इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों और पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में भी ये देखने को मिलता है। आगे देखिए, इसी पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है, इसी पठार में ही विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग जो है पर पाट भूमि मिलता है, तो मध्य जो है पश्चिमी भाग पे जो है पाट भूमि मिलता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, यानी कि पठार मिलते हैं। पठार से ऐसा है, मान लीजिए पठार, तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलेगी, तो ये सोपान ऐसे से गिरेगी तो यहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण करेगी। हम लोग जानते हैं ना झारखंड में आपका पाट क्षेत्र मिलता है पश्चिमी वाले साइड में, तो वो बस उसी की चर्चा की जा रही है। आगे देखिए, छोटानागपुर पठार में तीव्र ढालों स्कर्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यहाँ पे अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियाँ चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी तथा केन नदी है जो है आपका दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 340 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग आपका जो है सो तो चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा ये निर्धारित होती है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अगर हम लोग मालवा के पठार की बात कीजिएगा तो मालवा के पठार में मान लीजिए ये आपका मालवा का पठार है, ये आपका मालवा का पठार है ये, तो यहाँ पे 2 ठो आपका पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसकी उत्तरी सीमा जो है वो अरावली के द्वारा है, तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, यह पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर में इसका अरावली है, ठीक है ना, और इसके दक्षिण में क्या है आपका ये विंध्य श्रेणी है, तो ये इसको याद रखिएगा। तो उत्तर में आपका अरावली है, नीचे में आपका विंध्य श्रेणी है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैप बनाया हुआ है, हम इसमें झूठे परेशान होते वहाँ पे ना, तो देख लीजिए ऐसा, ये नीचे का ये वाला जो भाग है ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग दक्कन का पठार, है ना। और दंडकारण्य क्षेत्र भी दक्कन का पठार का हिस्सा बताया जा रहा है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा, रुकिए इसको ये अलग है, ऐसे याद रखिए। ये पूरा आपका जो है मध्य उच्च भूमि है, यहाँ पे आपका कार्बी एनलॉन्ग का पठार है। मध्य उच्च भूमि में आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटानागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार है, ठीक है ना। दंडकारण्य भी इसी में जाएगा, लेकिन यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि ये दक्कन पठार का भाग है, नहीं, गलत है। यहाँ पे काठियावाड़ पेनिनसुला है, ये हमसे भी पता है, ये आपका लद्दाख का पठार यहाँ पे भी उपस्थित है।
इस वाले मैप को भी आप याद रखिएगा थोड़ा, है ना, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, कन्फ्यूजन दूर होगा। आगे देखिए, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मान लीजिए कि ये आपका जो है वहाँ पे ये नर्मदा नदी बह रही है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में ये पूरा ये जो है वो आपका दक्कन का पठार फेमस है, ये दक्कन का पठार। इसके उत्तर में चौड़े आकार पर सतपुड़ा की श्रृंखला ये है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को दर्शाती है। तो इधर आपका जो है मैकालय, महादेव, ये सब हम लोग कहाँ है अभी हम लोग देखेंगे। जब इसका नाम आ ही गया है तो इसको एक बार आप देख ही लीजिए। देखिए, तो हम लोग दो ठो पर्वत जानते हैं, एक आपका विंध्याचल पर्वत, एक आपका सतपुड़ा पर्वत। दोनों जो है वो आपका भ्रंशोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। अगर हम लोग देखिए, ये मान लीजिए आपका ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ समझ लीजिए। विंध्याचल जो पर्वत है ये आपका जानते हैं हम लोग जो है ये आपका राजस्थान से लेकर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, मान के ये राजस्थान है तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के जो है वो सासाराम तक ये विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है, ठीक ना। और आपका विंध्याचल पर्वत की जो है गुजरात में आपका जोबट हिल कहा जाता है। और अगर हम लोग देखें तो विंध्याचल पर्वत का अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है आपका गॉडविल। कौन है? तो गॉडविल है। अगर विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यहाँ पे 3 को पर्वत मिलता है। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग भारवेर पर्वत। क्या बोलते हैं? तो भारवेर पर्वत, ठीक है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैमूर पर्वत। क्या बोलेंगे? कैमूर पर्वत। और तीसरे को बोलेंगे हम लोग पारसनाथ पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत का 3 गो श्रेणी, एक आपका भारवेर श्रेणी, एक आपका कैमूर पर्वत और एक आपका है पारसनाथ। और ये आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर सासाराम बिहार तक फैला हुआ है, ठीक ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपका वो है गुडविल पीक, गुडविल चोटी है। अब देखिए इसी तरह हम लोग सतपुड़ा की बात करते हैं। सतपुड़ा, ये मान लीजिए आपका सतपुड़ा श्रेणी है। क्या है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी अलग अलग जो है बहुत सारे इसको देखने को मिलता है। सतपुड़ा श्रेणी की बात कीजिएगा ना तो यहाँ पे पाइएगा सबसे पहले एक आपका यहाँ पे श्रेणी मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं राजपीपला श्रेणी। क्या बोलते हैं? राजपीपला श्रेणी। फिर यहीं पे आपको मिलता है वो है आपका ग्वालीगढ़ श्रेणी। तो राजपीपला श्रेणी आपका मध्य प्रदेश में मिलेगा, जबकि ग्वालीगढ़ श्रेणी जो है वो आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके अलावा हल्का सा आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा महादेव श्रेणी। क्या मिलेगा? तो महादेव श्रेणी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा। और महादेव श्रेणी जो है यहीं पे आपका धूपगढ़ चोटी है। तो धूपगढ़ जो चोटी है वो आपका सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि गुडविल जो है चोटी वो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो धूपगढ़ चोटी जो है 1350 मीटर है और ये आपका महादेव श्रेणी यानी कि इसी का ही भाग है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। महादेव श्रेणी में ही एक आपका पंचगढ़ हिल स्टेशन भी है जिसको हम लोग सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हल्का आगे जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको मैकाल श्रेणी, ठीक ना। और ये मैकाल श्रेणी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। और यहीं पे एक चोटी है जिसको बोलते हैं अमरकंटक की चोटी। यहाँ पे आपका धूपगढ़ की चोटी था, यहाँ पे अमरकंटक की चोटी है। और अमरकंटक की चोटी से ही जो है वो आपका सोन नदी निकलती है, ऐसे ऐसे बहती है सोन नदी, ठीक ना। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ये धूपगढ़ का जो चोटी है यहाँ पे आपका मतलब सॉरी ये जो महादेव श्रेणी है यहाँ पे आपका धूपगढ़ की चोटी है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी यही है। ये आपका जो है ग्वालीगढ़ का श्रेणी है जो कि महाराष्ट्र में है। और ये आपका राजपीपला श्रेणी है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से भी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और राजपीपला श्रेणी यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा नदी। क्या बोलते हैं? तो नर्मदा नदी कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, अभी बता दिया आपको कैमूर, ये देखिए कि सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल पर्वत श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, सिंपल सी बात है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप हुआ। तो बेसाल्ट लावा का अपक्षय और अपर्दन होगा तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता ही होता है, जिसका निर्माण जो है हम लोग समझ गए हैं। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है और ये बहुत अधिक खंडित एवं अपरदित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार और कार्बी एनलॉन्ग का पठार कहते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो है कार्बी एनलॉन्ग की अगर पठार की बात कीजिएगा तो मेघालय में एक आपको देखिए
आपको मेघालय में 3 गो पहाड़ी मिलेगी, एक आपका गारो पहाड़ी, एक खासी पहाड़ी, एक जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों मिलेगा। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक चोटी। खासी में भी देखिएगा तो एक ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं शिलोंग चोटी, और खासी पहाड़ी के जस्ट नीचे में ही आपको मिलेगा मौसिन राम, ठीक ना। तीसरा जो पहाड़ी वो आपका जयंतिया पहाड़ी है। इसके अलावा देखिएगा तो अब जब कार्बी एंगलोंग के पठार की बात कीजिए तो वहाँ पे सबसे जो एक पहाड़ी है मिलता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं उत्तरी कचार पहाड़ी। क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रादीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। तो हम सभी को पता है कि जो आपका एक तरफ प्रादीपीय भारत है और एक तरफ आपका जो है कार्बी एंगलोंग का पठार है, दोनों के बीच में जो है मालदा गैप के द्वारा दोनों सेपरेट हो गया है। आगे देखिए, मालदा गैप पश्चिम बंगाल कार्बी व एंगलोंग पठार को छोटानागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ मिलती जैसे कि आपका गारो, खासी, जयंतिया जो बता चुके हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है। तो दंडकारण्य का जो पठार है या क्षेत्र जो है वो आपका इन सभी 4-5 गो जो है राज्यों में फैला हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ है। तो दक्कन पठार में ये जो आपका बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण कब हुआ, यानी कि काली मृदा का निर्माण कब हुआ है। तो ये जो निर्माण है ये आपका क्रिटेशियस युग के अंत में ये प्रारंभ हुआ था। तो हम सभी को पता है, ये अभी आपको बताया गया था, ये देख लीजिए आप कि दक्कन टाइप में काली मृदा पाई जाती है जो कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से ये बनती है। और ये आपका क्रिटेशियस काल के अंत में ये स्टार्ट हुआ था बनना। आगे देखिए, यहाँ पे कार्बोनीफेरस युग में दामोदर नदी, सोन नदी और महानदी और गोदावरी नदी इन सभी के बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। और क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था, अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, जबकि कार्बोनीफेरस काल में आपका कोयले का निर्माण हुआ था सभी नदी घाटियों में। आगे देख लीजिए, इसी काल में ही दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। मेघालय का पठार कहाँ पे है। तो मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है। तो सतपुड़ा श्रेणी का नहीं, पूर्वी घाट का नहीं, हिमालय श्रेणी का नहीं, प्रादीपीय खंड का ही भाग है। और ये प्रादीपीय खंड का भाग है, दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो मालदा गैप। तो मेघालय का पठार प्रादीपीय पठार का ही विस्तार है, या भ्रंशन के कारण प्रादीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रादीपीय पर्वत निर्मित हुए कब हुए हैं। तो सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक या योजोइक। तो आपका सियोजोइक में मिला है, सेनोजोइक में मिला है। और ये आपका बीपीएससी में पूछा है। तो हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रादीपीय पर्वतों, सिंधु और गंगा मैदानों के उत्तर का भाग जो है का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ये देखिए, छोटानागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो छोटानागपुर पठार का ये देखिए, ये आपका जेपीएससी के, ये झारखंड स्पेशल होना चाहिए लेकिन ये यूपी पीसीएस पूछा था और वो भी मेंस में 2007 में। आगे देखिए, छोटानागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो धनबाद में देखो, छोटानागपुर का पठार में ही हम लोग धनबाद जिला की बात करते हैं, और धनबाद जिला में इतना ज़्यादा डेंसिटी क्यों है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। देखिए, उपजाऊ मिट्टी और दामोदर नदी से निकली नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा है, गलत बात। तो यहाँ पे सिंचाई वाला ऐसा कुछ नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, ये बिल्कुल सही बात है। खनन उद्योग का विकास होना और औद्योगिकरण ये होना है। तो अगर इस तरह देखिएगा तो ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी यहाँ पे नहीं है, तो उपयुक्त डी में हम लोग जाएंगे। अच्छा, ठीक 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 ठीक, सी में केवल जाएंगे, ठीक है, सी में केवल जाएंगे। तो धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है जो किसी कार्य के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, अभ्रक यहाँ पे इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। ये पाया जाता तो है, लोहा, कोयला, अभ्रक ये सब पाया जाता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे ये जनसंख्या का संकेंद्रण ये इसलिए नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि ये खनन उद्योग का यहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ पे जो है औद्योगिकीकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो झारखंड में धनबाद में बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए, छोटानागपुर का पठार है। तो छोटानागपुर का पठार क्या है, तो एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक संप्राय भूमि है और एक आपका पदस्थली है। तो आपका ये अग्र गंभीर है और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया था 1995 में। छोटानागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है
तो हम लोग जानते हैं कि अगर छोटानागपुर का पठार ये मान लीजिए तो इधर आपका पाट क्षेत्र स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं और पठार में तीव्र ढाल स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है ना, स्कार्पोमेंट एरिया मिलता है। ये सब तो जीपीएससी में पूछना चाहिए, लेकिन ये बीपीएससी पूछ रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए, यहाँ आपको बतलाना है यहाँ पे क्या क्या है। सो ये आपका छत्तीसगढ़ स्पेशल पूछा गया ना, नहीं आपका आईएएस में पूछा गया, ये छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। तो ए में आपका नर्मदा ताप्ती रिक्त घाटी होगा, यहाँ पे देखिए ये होगा आपका नर्मदा ताप्ती रिक्त घाटी। तो ये वाला जो है नर्मदा ताप्ती रिक्त घाटी है। बी का बात कीजिएगा तो ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है, बी छत्तीसगढ़ मैदान है। सी का अगर बात कीजिएगा तो वो आपका छोटानागपुर का पठार है, सी छोटानागपुर का पठार है, ठीक है। और अगर हम लोग डी की बात कीजिएगा तो डी आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ए बी सी करके यहाँ से मिलाना था। तो ए जो है वो आपका रिफ्ट घाटी क्षेत्र है जो नर्मदा नदी का है, नर्मदा ताप्ती का रिफ्ट घाटी है। बी आपका है जो है छत्तीसगढ़ का मैदान है। सी आपका छोटानागपुर का पठार है और डी आपका जो है वो आपका वृष्टि छाया प्रदेश है, पूर्वी पश्चिमी तट का। ये बनाया जा सकता था, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एमपीपीसी में पूछा गया है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। तो अगर अरावली और विंध्य पहाड़ियों के बीच की अगर देखेंगे तो है आपका मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसे मालवा का पठार है, यहाँ पे आपका विंध्यन श्रेणी, यहाँ पे आपका अरावली श्रेणी है, बीच में मालवा पठार है। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से होती है और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड इसका द्वारा पठार के द्वारा आगे वो छोड़ दी जाता है। तो यहाँ मालवा का पठार, यहाँ बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे बघेलखंड का पठार, यहाँ छोटानागपुर का पठार, यहाँ पे दंडकारण्य का पठार, यहाँ पे आपका दक्कन का पठार, यहाँ पे आपका मेघालय का पठार, यहाँ पे आपका कार्बी एंगलोंग का पठार है, ठीक ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो हम सभी को पता है मालवा का पठार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका जो है पहले देखिए ऑप्शन देखिए, ये तो झारखंड में नहीं है तो झारखंड हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे झारखंड है, झारखंड हटा दीजिए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं। तो दंडकारण्य जो है वो मध्यवर्ती भाग में स्थित है भारत के, और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। तो 1 2 3 4 5, तो दंडकारण्य का पठार जो है आपका मतलब 5 गो राज्य में फैला हुआ है। कितना, तो 5 गो राज्य में। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है महाराष्ट्र और पाँचवा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये देखिए अब बीपीएससी में पूछा गया 2020 में कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो हम सभी को पता है यह 5 राज्य में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। और एक ठौर कहाँ बच रहा है, तो आपका है उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया है, और एक आपका बच रहा है महाराष्ट्र। तो एक महाराष्ट्र भी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दंडकारण्य भारत का किस भाग में स्थित है। ये आपका जीपीएससी में पूछा है प्रीलिम्स में 2013 में। तो ये किधर है, दंडकारण्य भारत का पठार किधर स्थित है, तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है, और ये 5 गो राज्यों में फैला हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र पठार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बिहार की निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। तो ये तो आपका पठारी मिलेगा ना। तो उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, रोहतास पहाड़ियाँ, ये देखिए बिहार स्पेशल था। तो खड़गपुर पहाड़ियाँ धरवार क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है ना। ये आपका बिहार स्पेशल था, इसको स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो गारो है तो है, जयंतिया भी है, खांसी भी है, तो भुवन नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खांसी, जयंतिया जो है सभी मेघालय का भाग है ये। तो अगर हम लोग मिजो हिल्स की बात करते हैं,
मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में आपका एक जो पठार है ये आपका भूवन पहाड़ियाँ। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि अलबामा स्थित कहाँ पे है? अलबामा हिल, तो अलबामा हिल जो है वो आपका बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। तो अलबामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। ये आपका छत्तीसगढ़ स्पेशल था। तो पठार से भी जीपीएससी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये थोड़ा मेरे को शॉकिंग लगा है ना, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है पठार वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये हम लोग जो है पठार वाला टॉपिक ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक चलते हैं वो आपका है, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका तटीय भाग की तरफ। तटीय भाग के बारे में आपको पता होना चाहिए, तटीय भाग। तो पठार कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं तटीय भाग की तरफ। तटीय भाग को हम लोग जानते हैं कि भारत की तटरेखा जो है वो दो तरह से, एक आपका पूर्वी तटरेखा और एक आपका पश्चिमी तटरेखा। तो दोनों के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आपका पूर्वी तटरेखा और ये आपका पश्चिमी तटरेखा है। इन दोनों के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो तटीय भाग को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं तटीय रेखा की, तटीय भाग की बात करें, एक है आपका भारत की तटरेखा। तो एक भारत की तटरेखा पढ़ेंगे और एक हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी तटरेखा और आपका पश्चिमी तटरेखा के बारे में। तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं भारत की तटरेखा के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और जो है समुद्र से घिरा हुआ है। और भारत की तटरेखा की बात कीजिए तो आपका 7516.16 है, मतलब 7516.16 किलोमीटर है। और एक ओर से आपका क्या है, स्थल से घिरा हुआ, जो कि 15200 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से ये घिरी हुई है। भारत की तटरेखा 9 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो भारत की जो तटरेखा है वो 9 राज्यों से है ना। तो 4 राज्य इधर, 5 राज्य इधर। कौन कौन? तो गोवा है आपका, यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। इसके बाद यहाँ देखिए तो आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है। ये 4 को याद रखिएगा ऐसा। तो 5 4 9 गो है और आपका 9 गो राज्यों से और आपका 4 केंद्र शासित प्रदेशों से ये घिरा हुआ है। हम लोग ये भी जानते हैं, इसके अलावा जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग देखे थे आपका कि अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो वो आपका 15,200 किलोमीटर है एनसीईआरटी के अनुसार, और 15,106 किलोमीटर है आपका होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। वहीं तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा को भी दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक है आपका मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो आपका 6100 है, ठीक है ना। और अगर हम लोग द्वीपीय तटीय सीमा देखें तो आपका 2094 है। और दोनों ओवरऑल अगर हम लोग भारत की तटीय सीमा देखें तो आपका 7516.16 है, यानी कि 7516 है। लेकिन इसको भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक अगर हम लोग मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखें तो आपका 6100 है। कितना है? तो 6100 है। और अगर हम लोग द्वीपीय तटीय सीमा देखें आइसलैंड का तो आपका 2094 है, ठीक है। और ये टोटल 9 गो राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा आप एक नज़र देख लीजिएगा। गुजरात का सबसे लंबा है, वो आपका लगभग 1214 किलोमीटर है। महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर है। गोवा का 118 किलोमीटर है। कर्नाटक का 280 है। केरल का 569 किलोमीटर है। तमिलनाडु 906 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश 973, उड़ीसा 476, पश्चिम बंगाल 157 और दादर और नागर हवेली जो है वो आपका 42 है। लक्षद्वीप आपका 132 है। पुडुचेरी 30 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार 1962 है। टोटल मिला के आपका 7516 होता है। इसमें सबसे कम अगर देखिएगा तो वो आपका है किसका मिलता है, अगर राज्यों में देखिएगा तो राज्यों में आपका गोवा मिलता है सबसे कम, ठीक है ना। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा तो वो मिलता है आपका दादर और नागर हवेली का, कितना? तो 42.5 किलोमीटर, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा किसका मिलता है तो आपका गुजरात का मिलता है। और सेकेंड हाईएस्ट किसका मिलता है तो आपका है आंध्र प्रदेश का 973। आंध्र प्रदेश का 973 मिलता है, 973 मिलता है आंध्र प्रदेश का, है ना, 973 मिलता है। और अगर द्वीप में देखिएगा आइसलैंड में सबसे ज़्यादा मिलता है आपका कितना, तो 1962 मिलता है आपका किसका, तो वो मिलता है अंडमान निकोबार का 1962। तो 1962 मिलता है, ये तो आपका गुजरात से भी ज़्यादा है भाई। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो है वो तटीय सीमा किसका है तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। वहीं राज्य में देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है तो आपका गुजरात है। गुजरात का तटीय सीमा कितना है तो आपका लगभग 1214 किलोमीटर है।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर हम लोग देखेंगे तटीय सीमा कितना है, तो आपका 1962 किलोमीटर है, सबसे बड़ा, बाप रे बाप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग याद रखिएगा। और ये जो स्रोत है आपका गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए 26 जनवरी 2020 से दमन और दादर और नगर हवेली का विलय करके केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप बना दिया गया। तो हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि हम लोग का जो है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब बना है, तो ये आपका 26 जनवरी 2020 को बना है। तो इस डेट को याद रखिएगा हमेशा, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है, तो आपका 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। और 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। आगे देखिए भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की अगर लंबाई देखें तो आपका 5422 है, और मुख्य भूमि से अगर दूर तट की देखें तो आपका 2094 है। तो इसको हम लोग 5422 नहीं याद रखते हैं, इसको याद रखें सिंपल ऐसा कि मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो आपका 6100 है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितना है, तो 6100 है। और वहीं अगर हम लोग द्वीपीय तटीय सीमा देखें तो आपका 2094 है। ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और लेकिन अगर गृह मंत्रालय का रिपोर्ट देखें तो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट कितना है, 5422 है। कितना है, तो 5422 है। ये सब कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि तटीय सीमा आपका दो तरह से मापते हैं। तटीय सीमा आपका 7516 किलोमीटर है। तटीय सीमा को दो भागों में बांटते हैं, एक आपका मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो कि 6100 किलोमीटर है एनसीईआरटी में, लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कितना है, तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में आपका ये है 5422, है ना। और वहीं अगर द्वीपीय तटीय सीमा की बात करें तो वह है आपका 2094। कितना, तो 2094। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके दिखते हैं हम लोग। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6100, एनसीईआरटी में 6100, लेकिन 5422 जो है वो आपका गृह मंत्रालय का रिपोर्ट दिया हुआ है। ये आपका है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, और ये आपका द्वीपीय की तटीय सीमा। तो द्वीपीय तटीय सीमा 2094 है ना, ये भी याद रखिएगा। तो ये वाला कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ होगा, अब इसमें आप घबराइएगा मत। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम देखें राज्यों में तो सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका है, तो गुजरात का है। कितना है, तो 1214 किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर है। सबसे छोटा कितना है, किसका है, तो गोवा का है। कितना है, तो 118 किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेश में देखिए सबसे बड़ा किसका है, तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। कितना, 1962 है। और सबसे छोटा किसका है, तो आपका दमन और दीव का है। किसका है, तो आपका जो है वो हम लोग देखते हैं आपका 42 किलोमीटर है मात्र, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का ही। दादर और नागर हवेली दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 2020 को। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, ये देख लीजिए आपका इस तरह से है, इधर आपका 5 गो राज्य, इधर आपका 4 गो राज्य, और फिर जो है 9 ठो राज्य हो गया टोटल, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपका दमन और दीव और दादर नागर हवेली दमन द्वीप भी है, और यहाँ पे आपका पुडुचेरी है। 4 गो हो गया, 4 गो आपका राज्य, 9 गो राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतः स्थल से, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा किसको कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आधार रेखा हम लोग किसको कहते हैं। तो देखिए सागरीय सीमा का जो है वो यानी कि मरीन बाउंड्री डिसाइड किसके द्वारा होता है, तो आपका अनक्लोज के द्वारा। अनक्लोज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के द्वारा होता है, जिसका गठन 1982 में हुआ था, और ये पूरे विश्व में 1994 में लागू हुआ था, और भारत में 1995 में लागू हुआ था। और विश्व में समुद्रों पर किसी भी देश के अधिकार तथा जिम्मेदारियों का निर्धारण जो है वो अनक्लोज के द्वारा किया जाता है। अनक्लोज के द्वारा जो है वो 5 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है आपका आंतरिक सागर यानी कि इंटरनल सी, एक है आपका प्रादेशिक सागर या फिर रीजनल सी, एक है आपका अविच्छिन्न मंडल जिसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, और एक है आपका अनन्य आर्थिक मंडल जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक है आपका हाई जोन यानी कि उच्च सागर। तो इस तरह करके याद रखिएगा 5 गो, 1 2 3 4 और ये 5 ऐसा। तो पहला आपका इंटरनल सी, दूसरा आपका रीजनल सी, तीसरा आपका कॉन्टिजियस सी जोन, और चौथा है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और आपका 5वां है
जो है वो हाई सी, ऐसा करके डिवीज़न किया गया है ये, ठीक है ना। तो ये क्या क्या है इसको हम समझ लेते हैं सिंपल। ये इसको आप स्किप कीजिए, ऐसे बहुत कन्फ्यूजन होगा। हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। सबसे पहले ये देखिए समुद्र आपका, देखिए हम लोग का सी ऐसा नहीं मिलता है, हम लोग का देश ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, कैसा है, कटा छट्टा है। तो पहले हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। इसको जो बराबर कर लिए इसको हम लोग बोलेंगे आधार रेखा। क्या बोलेंगे? आधार रेखा, ठीक है। तो सिंपल इसको याद रखिए, पहले इसको बोल देंगे आधार रेखा। जो आधार रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक जल यानी कि इंटरनल सी। ये पहला हो गया, क्या हो गया? इंटरनल सी पहला, ठीक है, जो कि 0 नॉटिकल माइल तक होता है। इसके बाद 0 नॉटिकल माइल से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो आपका उसको बोलेंगे प्रादेशिक क्षेत्र, यानी कि प्रादेशिक जो है वो 12 नॉटिकल माइल तक। तो ये वाला जो हो गया आपका यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल हो गया, यहाँ तक। ये वाला हो गया आपका आंतरिक जल, यानी कि इसको बोल देंगे आधार रेखा। इसको बोलेंगे हम लोग 12 नॉटिकल माइल तक क्षेत्रीय सागर, यानी कि जो है वो आपका क्षेत्रीय सागर को क्या बोलते हैं? रीजनल सी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट अविच्छिन्न मंडल, यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन। तो 12 से फिर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो 24, तो 24 तक यहाँ तक जाएंगे। तो 24 तक जो जा गए ना यहाँ तक, तो उसको बोलेंगे अविच्छिन्न मंडल। तो ये आपका है, पहले आपका 0 था, 0 से 12 गए, 12 से 24 गए, ठीक है। ऐसे इसको याद रखिए। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना आपको, सिंपल याद रखिए। देखिए ऐसा समुद्र ऐसे 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 बराबर नहीं है कहीं कहीं पे। तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबर किए, बराबर कर दिए ये समुद्र को। इसको बोल दिया हम लोग कितना? तो इसको हम लोग बोल दिए हैं, ये है आपका 0 नॉटिकल माइल, और इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक सीमा। 0 से हम लोग गए हैं यहाँ पे 12, कितना गए हैं? 12। ये गए हैं 12 तक। फिर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, मान लीजिए ऐसा, ये 0 से 12 गए हैं, फिर 12 से 24 गए हैं, ठीक है, याद हो गया। 12 से 24 गए हैं, 24 से हम लोग जो है वो 200 गए हैं, ठीक है। तो ये 3 को याद रखिएगा। जीरो, इसको हम लोग जहाँ पे 0 माने हैं इसको हम लोग बोलेंगे आधार रेखा। इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ तक का जो है इंटरनल सी, यहाँ तक का है। 12 तक जहाँ गए हैं, 12 तक को हम लोग बोल देंगे जो है वो आपका अविच्छिन्न मंडल है। अविच्छिन्न मंडल है, यहाँ पे साफ सफाई, राजस्व, आवागमन, इन सभी को रोकने का अधिकार है। प्रादेशिक जो है ये आपका आंतरिक सीमा है, इंटरनल सी है। ये आपका प्रादेशिक सीमा है। प्रादेशिक सीमा में आपका संप्रभु क्षेत्र होता है, यहाँ पे आपका 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक जो है उसको बोलेंगे अविच्छिन्न मंडल। ये वाला अविच्छिन्न मंडल है, और यहाँ पे साफ सफाई, राजस्व, ये सभी हो सकता है। इसके बाद 24 नॉटिकल माइल में हम लोग 176 नॉटिकल माइल और जोड़ देते हैं, यानी कि 200 नॉटिकल माइल हो जाता है। और ये जो 200 नॉटिकल माइल है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अनन्य आर्थिक मंडल। क्या बोलेंगे? अनन्य आर्थिक मंडल बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। यहाँ पे खनन होगा, नए द्वीपों का निर्माण होगा, अनुसंधान होगा, इस सभी का अधिकार है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 200 मीटर के बाद इसको बोल देंगे हम लोग हाई सी, यानी कि उच्च सागर। और यहाँ पे सभी देशों को जो है वो समान अधिकार मिलेगा, इक्वल राइट, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल से बाद में। तो 0 से 12, 12 से 24, 24 से 200। 0 वाले को हम लोग बोलेंगे जो है, 0 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 से अंदर हम लोग जो है इंटरनल से, यानी कि आंतरिक सागर कहेंगे। और 0 नॉटिकल माइल को हम लोग क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं, यानी कि बेस लाइन। बेस लाइन 0 नॉटिकल माइल। 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल इसको बोलेंगे प्रादेशिक सागर। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल इसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक मंडल। और 200 नॉटिकल माइल के बाद जो है आपका उच्च सागर, यानी कि हाई सी आ जाता है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आप कन्फ्यूजन मत लीजिए। आगे देखिए, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल, यानी कि इंटरनल वाटर कहते हैं। ये सब तो हम सभी को पता ही है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता था? हम सभी को पता ही है आपका चेन्नई से। तो अगर हम लोग जो है चेन्नई से जो सी लेवल है हम लोग कहाँ से मापते हैं? सी लेवल। तो हम लोग सी लेवल जो है आपका चेन्नई से मापते हैं, ठीक है ना। कहीं लिखा होगा तो बता देंगे, नहीं लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि चेन्नई से हम लोग जो है वो समुद्र तल को मापते हैं, सी लेवल को। कहाँ से? चेन्नई से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि भारत के प्रादेशिक जल
क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो प्रादेशिक का कितना विस्तार है, तो 0 से 12, तो तट रेखा से 12, तो 0 से 12, 12 से 24, 24 से आपका 200, और यहाँ पे 200 से प्लस, ऐसा 4 को याद रखिए। 0 से 12 प्रादेशिक, प्रादेशिक सागर, 12 से 24 अविच्छिन्न मंडल, 24 से 200 अनन्य आर्थिक मंडल, और 200 का ज़्यादा आपका उच्च सागर। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, ये आपका झारखंड पीछे से पूछा गया था 2003 में, और ये आपका है 7500। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो आपका 7500 कितना है, तो 75 आपका ये है आपका 75-16 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका मुख्य भूमि की तटीय सीमा और एक आपका द्वीपीय तटीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा एनसीईआरटी के अनुसार 6100 है, जबकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 5422 है। ठीक है, अब देखिए द्वीपीय तटीय सीमा की बात करें तो 2094 है। ठीक है, ऐसा है। ओवरऑल देखिएगा पूरा कितना है, तो 75-16 है, जिसमें से मुख्य भूमि की तटीय सीमा एनसीईआरटी के अनुसार 6100 है, जबकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 5422 है, जबकि द्वीपीय तटीय सीमा कितना है, तो 2094 है। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होगा। और ये आपका जीपीएससी में पूछा था 2003 में। भारत की तटरेखा कितना है, तो हम सभी को पता है वो आपका 6100 किलोमीटर मानिएगा, ये एनसीईआरटी के अनुसार 6100 एनसीईआरटी के अनुसार केवल मुख्य भूमि का, केवल मुख्य भूमि का, और मुख्य भूमि का 6100 के अनुसार अगर गृह मंत्रालय दिखेगा तो आपका 5422 है। देखिए सिंपल से बता रहे हैं हम क्या बोल रहे, देखिए भारत की तटरेखा टोटल कितना है, तो आपका 75-16.16 है। 16.16 मत याद रखिए, केवल 75-16 याद रखिए। रुकिए, 75-16 ये पूरे भारत की क्या है, तो आपका तटीय सीमा है 75-16 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 एनसीईआरटी के अनुसार, मुख्य भूमि की तटीय सीमा 5422 गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वहीं द्वीपीय तटीय सीमा 2094। ओवरऑल मानेंगे तो हम लोग 75-16 ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको गलत मानते हैं। अगर तटीय सीमा पूछता 75-16 जाते, 6100 केवल आपको किसी याद रखिएगा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, जबकि द्वीपीय तटीय सीमा कितना है, 2094 है। और ये जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा एनसीईआरटी के अनुसार 6100 है, लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 5422 है। तो ये 3 को डाटा याद रखना है आपको, बहुत कन्फ्यूजन करता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो हम लोग जानते हैं गुजरात का है। गुजरात का कितना है, तो गुजरात हम लोग जानते हैं आपका 1415 है। कितना, तो नहीं 1214 किलोमीटर है। कितना है, तो 1214 किलोमीटर है। तो ये वाला सीरीज भी याद रख लीजिएगा। सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा है गुजरात का है, गुजरात का कितना 1412। गुजरात के बाद देखेंगे हम लोग तो वो आपका आता है आंध्र प्रदेश का 963। आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका तमिलनाडु का 906। तो इस सभी को आप लिख लीजिएगा, दीवार में चिपका लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। महाराष्ट्र का ज़्यादा नहीं है, आपका 652 ही है। तो महाराष्ट्र देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 652 है। ठीक है ना। और सबसे कम गोवा का है, गोवा कितना 118 है। और वहीं केंद्रशासित प्रदेश में बात कीजिए, 4 केंद्रशासित प्रदेश आता है इसमें, तो सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार का है 1962। और सबसे कम किसका है, तो दादर और नागर हवेली दमन द्वीप का है 42। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, इसको याद रख लीजिए, इस वाले पॉइंट को याद रख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका, गुजरात का है 1214, महाराष्ट्र का है 652, आंध्र प्रदेश का 973, केरल का है आपका 976। ठीक ना। और इसके अलावा एक और देख लीजिएगा आप, अभी 973 बताए थे ना, तो 973 के अलावा देख लीजिए आप 906 है तमिलनाडु का। यहाँ पे तमिलनाडु का नहीं दिया हुआ है, तमिलनाडु का है 976। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा, 976 तमिलनाडु का भी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम भी याद करना है हमको भी अलग से। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका एमपीपीसी उत्तराखंड यूपीडीए में यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सीमा सबसे अधिक है। तो अभी जानते हैं गुजरात का कितना है, तो आपका 1214 का है, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो हम लोग जानते हैं गुजरात का 1214 है।
भारत में कुल कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो हम लोग जानते हैं 9 गो राज्य प्लस 4 गो केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक मिलता था। रत्नाकर किसको मिलता था? तो आपका हिंद महासागर को बोला जाता था। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर यानी कि जेवेल ऑफ मैन के नाम से संबोधित किया गया था, तो हिंद महासागर को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो अगर तटीय अपरदन किसके कारण से होता है? तो आपका लहरों के कारण से होता है। धाराओं, सुनामी लहरों और ज्वार भाटा के कारण नहीं, सबसे ज़्यादा लहरों के कारण। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों इन सभी का भूमिका होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो तटीय अपरदन होता है वो लहरों के कारण होता है। तो धारा, लहर, सुनामी लहर, ज्वार भाटा सब कहीं ना कहीं तटीय अपरदन का कारण है, लेकिन इसमें सबसे अप्रोप्रिएट उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा इसी का ही, लहरों का ही। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट बच रहा है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आज क्लास में नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, फैक्ट भी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे आपका बहुत ही अच्छा तरह से जो है वो तैयार हो जा रहा है। तो पूर्वी एवं जो पश्चिमी तट है इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको बताया गया था ना कि जो आपका है भारत का तटीय भाग है, तटीय भाग को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक है आपका भारत की तट रेखा, भारत की तट रेखा ये वाला, और एक हम लोग पढ़ते हैं आपका पूर्वी तट और आपका पश्चिमी तट, इसको मिलाकर पूरा पढ़ते हैं। तो पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट वाला जो है टॉपिक उसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़े यानी कि पठारों के बारे में पढ़े थे, पठार यानी कि प्लेटियों के बारे में पढ़े, और साथ ही साथ हम लोग पठार के बाद जो है हम लोग वो आपका पढ़े तटीय भाग के बारे में भी। और तटीय भाग में भी हम लोग केवल आज पूर्वी भारत के तटरेखा के बारे में पढ़े हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इसको आप 1-2 बार और वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन जो है लगाने का प्रयास कीजिएगा और फैक्ट को याद करते चलिएगा, तो आपका ये कहीं भी दिक्कत नहीं होगा फिर। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।